गवर्नमेंट भी सोच रही है कि पारसियों की बस्ती चाहिए। सिर्फ पारसी ही सोच नहीं रहते कि हमारी बस्ती बननी चाहिए। इंडिया की एकमात्र एक तरह से कह सकते हैं कि रियल माइनॉरिटी। पारसी कम्युनिटी जरथोस्ती लोग पर्शिया से आए थे। पर्शिया से आए थे इसीलिए पारसी कहा जाता है। गुजराती में गरम दिमाग को टाटा बोला जाता है। वो टाटा का जो सिंबल है उसके अंदर लिखा है उमट्टा हुक्ता हवरस्ता मनस्ती गवस्नी कुनस्ती। इसका मतलब है सद्वचन, सदाचार और सदाचरण। जापान से वानकूवर जा रहे थे तो उसी जहाज में विवेकानंद जी भी थे। तो जमशेद जी के मन में एक आ गई कि मैं पहला काम भारत में उच्च शिक्षण करने का। तो ये एक नवसारी का छोटा पारसी से नाम से, वो पहले तो राजा महाराजा के नाम से होते थे, एक पारसी के नाम से ये एक शहर बन गया। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा ग्रुप की लंबे समय तक अगुवाई करने वाले रतन टाटा नहीं रहे। 9 अक्टूबर की देर शाम उनका निधन हो गया। रतन टाटा उस समुदाय से आते थे जो कि इस देश की सबसे छोटी माइनॉरिटी है, पारसी समुदाय। पारसी समुदाय के लोगों की तादाद इस देश में 50,000 से भी कम है आज की तारीख में। लेकिन अगर उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस देश में आबादी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन। पिछले 150 वर्षों में समाज के अलग अलग हिस्सों में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, पारसी समुदाय ने बड़ी भूमिका अदा की है। और पारसी समुदाय के इस सबसे बड़े औद्योगिक समूह टाटा समूह की भूमिका तो बहुत बड़ी रही है। रतन टाटा के निधन के बाद अब टाटा ट्रस्ट की चेयरमैनशिप उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के पास आ गई है। टाटा ट्रस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, उसमें 66% स्टेक टाटा ट्रस्ट की है। यानी कि एक तरह से टाटा ग्रुप की मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है, जो होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसके अंदर इन ट्रस्ट की है। रतन टाटा अपने पीछे कोई संपत्ति किसी अपने नाते रिश्तेदार के लिए नहीं छोड़ गए। उनके पास एक भी शेयर नहीं था टाटा सन्स का। यह कैरेक्टर रहा है टाटा ग्रुप का, और यही कैरेक्टर रहा है पारसी समुदाय का, जिसमें कि दान करना, समाज के लिए काम करना डीएनए में शामिल है। हमारे साथ हैं केसी डेबू, जो कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। खुद उस नवसारी से आते हैं जिस नवसारी में टाटा ग्रुप के संस्थापक फाउंडर जमशेद जी नसरवान जी टाटा का जन्म हुआ था। मनी कंट्रोल संवाद की इस कड़ी में केसी डेबू से, जो कि खुद पारसी समुदाय से हैं, बातचीत इस देश में पारसी समुदाय के योगदान और खासतौर पर उद्योगपतियों की भूमिका, उनके विशिष्ट रीति रिवाजों की चर्चा और इतिहास की दृष्टि से अभी तक का विकास क्रम और क्या है भविष्य की तस्वीर, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। केसी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी कंट्रोल संवाद के इस अंक में, इस एपिसोड में। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी रतन टाटा का देहांत हुआ, उसके बाद से सबके निगाह में एक बार फिर से पारसी समुदाय आया है कि कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है इस कम्युनिटी की इंडिया के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। इंडिया की एकमात्र एक तरह से कह सकते हैं कि रियल माइनॉरिटी है, जिसकी तादाद 1 लाख भी नहीं है। 1 लाख कौन कहे, आज की तारीख में शायद 50,000 भी ना हो। ये जो कंट्रीब्यूशन है, यह और लंबे समय तक यह समाज देता रहे, इसके लिए जरूरी है कि इसकी आबादी भी बची रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग कम्युनिटी की तरफ से या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से इसके लिए? क्या पारसी समुदाय में इसको लेकर कोई चिंता नहीं है? पारसी समुदाय की जो पॉपुलेशन कम हो रही है, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण है कि करीब 25% पारसी लोग शादी करते ही नहीं, और 25% है वो करीब आफ्टर 35 और 40 इयर्स ऑफ एज में शादी करते हैं। तो इसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। फर्टिलिटी के लिए कम से कम उम्र
18 से अबाउट 30 इयर्स तक की होती है, जब फर्टिलिटी ज़्यादा होती है। पर अगर 35-40 इयर्स के बाद शादी करोगे तो आबादी कैसे बढ़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है इंटरकास्ट मैरिजेस। तो अभी तो वो फलक इतना बढ़ गया है कि कौन कहाँ से कौन किसके साथ शादी करेंगे वो पता नहीं चलता। जो पारसी रिवाज के अनुसार अगर पारसी पुरुष अन्य कौम की स्त्री के साथ शादी करेंगे तो उसके बच्चे जो है उसको पारसी कम्युनिटी जोरास्ट्रियनिज्म में माना जाता है। लेकिन अगर कोई लड़की कोई और कम्युनिटी के साथ शादी करेगी तो उसके बच्चे को पारसी जोरास्ट्रियन नहीं माना जाता। इसकी वजह से जो पारसी स्त्रियां अन्य कौम में शादी करती है उसकी भी आबादी इससे भी कम हो जाती है। और माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम है कि दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, वहाँ यंगस्टर माइग्रेट भी हो रहे हैं। ये भी एक वजह है। तो इससे लिए जो लास्ट सेंसस था 2011 में, तब पारसी कम्युनिटी की आबादी 57,240 मानी जाती थी। कई फिगर में थोड़ा बहुत कम हो गया, बहुत नहीं हुई। अभी लास्ट 10 से 15 इयर्स में आप देखो तो हर साल करीब 1,000 जितने मृत्यु होते हैं और इसके सामने 300 और 400 बच्चे पैदा होते हैं। तो आप हर साल इतना कम हो रहे हैं। तो अभी तो कोई फिक्स फिगर तो है नहीं, पर ये करीब देखा जाए तो हाल में पॉपुलेशन 40 to 45,000 के बीच में होगा, इससे ज़्यादा नहीं। गवर्नमेंट चिंतित है। मोदी साहब का तो खास है कि पारसियों की कम्युनिटी बढ़नी चाहिए। वो पारसी के लिए मोदी साहब को एक स्पेशल वो प्रेम है, वो बार बार बता चुके हैं। और अभी भी नई मिनिस्ट्री आई, किरण रिजिजू साहब मिनिस्टर हुए माइनॉरिटी अफेयर्स के, उसने सबसे पहला काम जियो पारसी स्कीम को रीलॉन्च करने का किया। जियो पारसी स्कीम में क्या है कि जो मैंने पहले बताया कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो फर्टिलिटी के लिए जो ट्रीटमेंट देनी चाहिए उसके लिए पैसे रहते हैं। और प्रॉब्लम एक क्या है कि बच्चे कम क्यों पैदा करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस करते हैं, तो घर में बच्चे को पालने वाला कोई होता नहीं। तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो कपल के जो वडील होते हैं वो बच्चे को संभाल सके, इसके लिए भी इंटेंसिव दिया जाता है। और आरोग्य के लिए भी उसको इंटेंसिव दिया जाता है। तो गवर्नमेंट तो बहुत चिंतित है, गवर्नमेंट स्कीम भी कर रही है। तो मैंने एक बार बताया था कि पूरा भारत सोच रहे है कि बस्ती बढ़नी चाहिए, गवर्नमेंट भी सोच रही है कि पारसियों की बस्ती चाहिए। सिर्फ पारसी ही सोच नहीं रहते कि हमारी बस्ती बढ़नी चाहिए। अगर आप खुद नहीं आगे आओगे तो बस्ती बढ़ेगी कैसे, कैसे बढ़ेगी। कृषि भाई, आप आते हैं नवसारी से। नवसारी जो है जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, उनका भी जन्मस्थल है। जो टाटाज की हिस्ट्री जो नवसारी से जुड़ी हुई है, चूंकि बताते हैं कि ये दस्तूर परिवार है, यानी कि जो पृष्ठ परिवार है जरथुज्म के अंदर जो हम कहते हैं, इसकी हिस्ट्री वहाँ की क्या रही है? चूंकि सबकी क्यूरियोसिटी है, खासतौर पे रतन टाटा के देहांत के बाद से, कि जिस जगह से इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी, जहाँ से इसके फाउंडर आते थे, उस जगह पर ये परिवार कैसे जो है कहाँ से आया था, कैसे आया था? अगर इस बारे में क्या कुछ डॉक्यूमेंटेड है वहाँ पर? पारसी कम्युनिटी जरथोस्ती लोग पर्शिया से आए थे, पर्शिया से आए थे इसीलिए
पारसी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो एक सेटलमेंट, पारसियों का सेटलमेंट संजान में हुआ और बाद में संजान से स्प्रेड होने लगे। तो सबसे पहला पारसी नवसारी में जो हिस्ट्री में नोट किया गया था 1122 1122 के साल में एक पारसी प्रिस्ट लोगों का एक जुट संजान से नवसारी आया था। तो इससे पहले करीब बहुत छोटी पारसियों की संख्या में नवसारी में थे। तो वो प्रिस्ट पहले आए 1100 में, 12th सेंचुरी में नवसारी आए और वहाँ पे धीरे धीरे नवसारी में पारसियों की बस्ती बढ़ने लगी। तो वहाँ फायर टेम्पल बनाया गया, हमारा जो टावर ऑफ साइलेंस बोलता है डकमा, उसको एस्टाब्लिश किया गया। वो जो फायर टेम्पल में जो पूजा होती है वो हमारे प्रिस्टली वर्ग दस्तूर बोलते हैं उसको, दस्तूर लोग उसमें अपना राइटुल्स कर रहे हैं। तो जो ये जमशेदजी टाटा के फोर फादर्स थे वो दस्तूर कम्युनिटी से, दस्तूर के हमारे प्रिस्ट वर्ग से थे। तो बाद में वो नसरवान जी थे। नसरवान जी छोटा मोटा व्यापार करता था। ये जो जमशेद जी था वो बहुत एम्बिशियस था। उसने बोला कि मैं बम्बई जाके कोई व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। तो उसके फादर ने करीब 21,000 और 31,000 उसको दिए थे। इसमें से उसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। आज पूरी दुनिया में टाटा को जाना जाता है। टाटा ब्रांड जो है इतना पॉपुलर है, मोस्ट क्रेडिबल ब्रांड है इंडिया का। दुनिया में 100 से भी ज्यादा देशों में ये ग्रुप ऑपरेशनल है। लेकिन जो ये टर्म है टाटा, ये कहाँ से आया है? क्योंकि पारसियों के जो सरनेम है, या तो जिस जगह से आप आते हैं वहां से है, या फिर जिस प्रोफेशन को आप करते हैं। अगर बोतलों का धंधा है तो बाटली वाला हो गया, पालकी का धंधा है तो पालकी वाला हो गया, अगर आप संजान से आते हैं तो संजान वाला हो गए, भरूच से आते हैं तो भरूचा हो गए। लेकिन टाटा कैसे इवॉल्व हुआ, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। उसकी भी एक हिस्ट्री है, वो माइट है कि उसके जो फोर फादर्स थे उसका टेम्परेचर हॉट था, दिमाग गर्म था। दिमाग गर्म था। तो गुजराती में गरम दिमाग को टाटा बोला जाता है कि उसकी जो नेचर है वो बहुत टाटा जैसी, टाटा है, टाटा बोलता है। तो वो हॉट टेम्पर थे तो सब उसको टाटा से बुलाते थे। तो बाद में उसकी सरनेम ही टाटा हो गई। तो टाटा का मीनिंग हॉट टेम्पर्ड, तो इससे वो दस्तूर में से टाटा बन गए। लेकिन टाटा वो तो ऑनेस्टी का, उद्योग का, कि सबके अंदर उसका सिंबल बन गया। अगर उसकी सरनेम दस्तूर होती के पंथकी होती के हमारे जो प्रिंस वर्ग में होती है तो ये सब अलग बन गया। तो सिर्फ उनका ही परिवार टाटा के नाम से जाना जाता था। आज भी वही परिवार सिर्फ टाटा के नाम से जाना जाता है। आप ये बताएं कि जो है, चूंकि टाटा परिवार मूलतः दस्तूर परिवार है, पृष्ठ परिवार है, जिस तरीके से हिंदुइज्म में ब्राह्मणों को दर्जा हासिल है, उसी ब्राह्मण है। तरीके से पारसियों में दस्तूरों को दर्जा हासिल है, जो कि सारे प्रेयर करवाते हैं, चाहे जन्म हो चाहे मरण हो। अगियारी के अंदर जो आपने फायर प्लेस कहा, अ, ये बताएं कि जो ये जो परिवार था, जो टाटा परिवार था, चूंकि बुनियादी तौर पर दस्तूर परिवार था, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि जब रतन टाटा का देहांत हुआ, उसके बाद से उनका क्रिमेशन किया गया। न कि जो ट्रेडिशनल तरीका है कि टावर ऑफ साइलेंस, जिसको कि हम लोग दोखमा भी कहते हैं, उसमें रखा गया। इस तरह के जो डिविएशन है, ये पहले से हैं या फिर इसमें इंडिविजुअल विल जो है, क्योंकि माना जाता है कि कम्युनिटी अपने रिवाज को लेकर काफी स्ट्रांग रहती है, तो ये इस तरह के डिविएशन कब से होने लगे? कई साल पहले वो जो टावर ऑफ साइलेंस में बॉडी रखा जाता था तभी जो वल्चर्स होते हैं, गीत बोलते हैं, वो आके उसके भक्स करते थे।
तो वो जो वल्चर्स है उसकी ताकत इतनी थी कि अगर बॉडी रखा जाए तो कुछ 10-15 मिनट में तो पूरा बॉडी डिस्पोज ऑफ कर देती थी पूरा, फिर सिर्फ स्केलेटन रह जाता। तो ये एक डिस्पोजल उसकी पद्धति थी। उसके पीछे भी धार्मिक रीजन था कि पारसी सब पूरी जिंदगी चैरिटी करता है तो बाद में अपने बॉडी की भी चैरिटी कर देता है। वो जो मानव पक्षी और जो लाश के पक्षी होते थे वो पक्षी खा जाते थे, इसीलिए वो ऐसे डिस्पोजल होता है। और फिर जो उसका स्केलेटन बच जाता था तो वो सूर्य की रोशनी से वो भी डिस्पोज हो जाता था। तो इसी तरह बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता था। पर करीब कुछ सालों से वो वल्चर्स की बस्ती घटती चली, इसके लिए ये खाने में तकलीफ होती है। इसका सॉल्यूशन के लिए वो सोलर पैनल रखी जाती है और सोलर पैनल से बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करके एनर्जी को उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ये अभी चल रही है। उसको खुर्शेद नगी रश्मि बोलते हैं कि सूर्य प्रकाश से बॉडी का डिस्पोज ऑफ। लेकिन वो जो बॉडी डिस्पोज ऑफ करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो कुछ लोगों का ऐसा मानना हुआ कि ये पद्धति ठीक नहीं है, तो उसमें कुछ ऑल्टरेशन होना चाहिए। वो ईरान से सब आए तो ईरान में दो पद्धति थी, एक टावर ऑफ साइलेंस भी था और बरियल भी था। तो कई लोगों ने सूचन भी दिया कि बरियल किया जाए, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स लॉबी है वो बिल्कुल चुस्त है और वो लोगों का मानना है कि जो हमारा ट्रेडिशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। लेकिन वो इसके बारे में कम डिवाइड हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं कि यही करना है। तो अल्टरनेटिव क्या है? तो कई जगह पे भारत में भी जहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस नहीं है वहाँ बरियल ग्राउंड होता है, लेकिन जहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस हो वहाँ बरियल ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पारसी की मैक्सिमम बस्ती तो बम्बई में है, तो बम्बई में बरियल ग्राउंड है ही नहीं, तो कोई और अल्टरनेटिव नहीं है कि जिसको टावर ऑफ साइलेंस में नहीं जाना है तो कहाँ पे जाएंगे। तो कुछ साल पहले वली के क्रीमेटोरियम जो है इसके अंदर पारसियों के लिए एक प्रेयर हॉल बनाया गया और जो पारसी अपना बॉडी डिस्पोज ऑफ क्रीमेट करना चाहते हैं इसके लिए वहाँ प्रेयर हॉल भी बनाया। और कई पारसी अभी भी about 30% Parsis are using this treatment. तो जब रतन चाचा चल बसे तो उसने ये प्रिफर किया होगा, इसके फैमिली ने जो भी किया होगा तो ये प्रिफर किया, इसीलिए वो वली क्रीमेटोरियम में इसका क्रीमेट किया गया। आपने कहा कि ये जो दोखमा की या टावर ऑफ साइलेंस में बॉडी रखकर जो है सो तो कि ताकि वो पशु पक्षी जो कि खाते हैं वो खा सके, ताकि वो जीवन के अंतिम समय तक जो डोनेशन की जो परंपरा है वो जारी रहे। डोनेशन पे बात याद आई कि जैसे कि टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें, ये जमशेदजी टाटा के जमाने से ही, जब से उन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की तब से डोनेशन की बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा है। यहाँ तक कि इस देश में अगर आप देखें जो टॉप साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको भी खड़ा करने में इस ग्रुप की बहुत बड़ी भूमिका रही। जमशेदजी टाटा ने अपने समय में देश में एक एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट खड़ा करने की सोची और उन्हीं के सपने को बाद में उनकी संतानों ने आकार दिया, जो कि बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। वो परंपरा जो है उनके बच्चों ने भी जारी रखी। अगर आज हम लोग देखते हैं कि टाटा सन्स जो है उसका कंट्रोलिंग स्टेक अगर किसी के पास है तो टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा सन्स के अंदर जो 66% जो स्टेक है वो टाटा ट्रस्ट का है। और ये टाटा ट्रस्ट कैसे खड़ा हुआ? जो जमशेदजी टाटा के जो दो बेटे थे, दोराबजी टाटा एंड रतनजी टाटा, दोनों ने ही अपनी जिंदगी में अपनी
जो कमाई थी उसका ज्यादातर हिस्सा जो है ट्रस्ट के नाम कर दिया, ताकि इससे जो है अलग अलग हिस्सों में, चाहे साइंस हो, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, गरीब लोगों के लिए काम हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई हो। एक समय था जमशेदजी टाटा के जमाने में, कहा जाता था कि जब इंडियन सिविल सर्विसेज में जब भारतीयों को अलाउ किया जाने लगा, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है, जो प्रतिभाशाली छात्र थे उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि हर चौथा आईसीएस ऑफिसर जो भारत का था, जो भारतीय था, वह कहीं ना कहीं टाटा के डोनेशन से उसने अपनी पढ़ाई की हुई थी या इस एग्जाम के लिए अपियर हुआ था। ये परंपरा अब भी चल रही है, और यही वजह है कि टाटा ग्रुप की ज्यादातर जो टाटा के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने जो अपनी जो भी कमाई की उन ट्रस्ट में दी। यहां तक कि इंडियन होटल्स, जो कि आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा होटल ग्रुप है, जिसका ब्रांड ताज पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है, 1971 तक अगर आप ताज की प्रॉपर्टीज में रुकते थे, इंडियन होटल्स में रुकते थे, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है डोनेट करते थे, क्योंकि उसकी सारी कमाई जो है वह समाज सेवा में खर्च की जाती थी। क्योंकि उसको एक्सपेंड करना था, इसलिए 71 में उसका पब्लिक इशू लाया गया, उसको लिस्ट किया गया। तो ये जो है परंपरा रही है इस ग्रुप की, और इसको स्ट्रक्चर्ड रूप देने के लिए ही टाटा ट्रस्ट नामक इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर ये दो मेजर ट्रस्ट हैं, दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन जी टाटा ट्रस्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूं केशव भाई कि जिस जगह से इन्होंने अपनी शुरुआत की, नौसारी, क्या नौसारी में भी उनकी ये डोनेशन की प्रवृत्ति दिखाई देती है कि कुछ वहां पर इंस्टीट्यूशन ने खड़े किए? नवसारी में टाटा द्वारा संचालित दो स्कूल्स है, टाटा बॉयज स्कूल और टाटा गर्ल्स स्कूल। और जमशेदजी टाटा के नाम से एक ऑडिटोरियम भी है। जमशेद जी का जहाँ जन्म हुआ था, वो घर के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी बना गया है। टाटा की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वो भी नवसारी में है, जो टाटा बाग कहा जाता है, वो भी है। और छोटे मोटे तो बहुत डोनेशन नवसारी में भी टाटा ने किए थे। वो आपने टावर ऑफ साइलेंस की जो बात की, तो जो नवसारी में टावर ऑफ साइलेंस है, वो की ज़मीन टाटा ने ही दी थी। तो इसी तरह उसका प्रदान रहा, लेकिन वो तो बट जब से बाहर चले गए तो अब नेशनल लेवल पर आ गए और इंटरनेशनल लेवल पर आ गए। पर आपने जो बताया कि उसकी जो कमाई है वो आरोग्य में जाती है, शिक्षण में जाती है, यहाँ पे जाती है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार हमारा धर्म ही है। हमारा धर्म में ही ऐसा लिखा है। वो टाटा का जो सिंबल है उसके अंदर लिखा है हुमट्टा हुक्ता हवरस्ता मनस्नी गवस्नी कुनस्नी। इसका मतलब है सद्वचन, सदाचार और सद आचरण। तो ये जो है वो हमारे धर्म के अंदर है। आपकी जो कमाई होती है इसमें से गरीब लोगों के लिए आपको कुछ देना होगा, वो धर्म में है। सब कोई देते हैं। पारसी, गरीब पारसी भी होगा तो उसके पास 10 रुपया होता तो 5 रुपया किसी बेगर्स को दे भी देता था। वो कुदरती है, वो समझा जाता। अभी जो आपने बताया कि वो एजुकेशन में वो टाटा कैसे आ गए, तो टाटा जब वो जो जमशेदपुर में आयरन की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, तो उसके लिए साइंटिस्ट और एम्प्लॉयज़ के लिए वो पूरे विश्व में घूम रहे थे। तो वो जापान से वैंकूवर जा रहे थे, तो उसी जहाज में विवेकानंद जी भी थे। तो जमशेद जी और विवेकानंद जी के साथ रोज कुछ का कुछ बात के ऊपर दोनों की एक ही इच्छा था कि भारत में उच्च शिक्षण होना चाहिए। अगर भारत में जो उच्च शिक्षण नहीं होता तो आपको बाहर जाना नहीं पड़ता। तो जमशेद जी के मन में एक आ गई कि मैं पहला काम भारत में उच्च शिक्षण करने का करूँगा। तो ऐसे रोज सत्संग होता रहा, बात होती रही। विवेकानंद जी ने जो उपदेश दिया था वो उसके सर में बिल्कुल उतर गया। और बाद में जब भारत आए, वो उसकी प्रगति भी हो गई। तो उसने सोचा कि चलो पहले साइंस इंस्टीट्यूट बनानी चाहिए, और इसके लिए तो बहुत बड़ा कैंपस चाहिए। तो मैसूर के महाराजा थे, उसने 513 एकर्स जमीन उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बनाने के लिए दी गई। और वहाँ पे वो टाइम की उसके पास जो मूडी थे 1/3 तो उसने वो टाइम दे दी।
लेकिन ये देखने के लिए विवेकानंद जी नहीं रहे, लेकिन उसने जो बोला था वो करके दिखाया। वो जो इंस्टीट्यूशंस है, इसमें से कोई साइंटिस्ट पैदा हो गए, कुछ हो गए हैं। इंफोसिस के जो चेयरमैन है, वो टाटा को आके पाँव पड़ते हैं। तो यहाँ तक कि उनकी पत्नी हाँ, सुधा मूर्ति भी जो है थी वहाँ ही टाटा ग्रुप पढ़ते में। हैं। तो वो वहाँ ही पढ़ाई उसकी हुई है। उसकी जो वाइफ सुधा मूर्ति है, वो भी वहाँ की पढ़ाई है। तो आप तो बहुत सारे सीवी रामन वहाँ के थे, और बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भारत में हो गए। तो ये आज उसका जो नतीजा और उसका जो फल होता है, वो आज दिखाई देता रहा है। तो उसकी जो फोरसाइट थी, तो फोरसाइट से ऐसा हुआ। वो आरोग्य क्षेत्र में भी देखा। तो वो जो दोराबजी टाटा की जो वाइफ थी, उसको कैंसर हो गया था। आपने पढ़ा होगा मेरबाई, तो मेरबाई को कैंसर हो गया था। तो बाद में सोचा कि चलो कैंसर की हॉस्पिटल हो जाए। तो वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो गई। ये सब कुछ सारे काम हो गए। टाटा फिर जो आपने पहले ही बताया कि उसके बच्चे नहीं थे। जमशेदजी थे को बे बेटे थे, रतन जी और दोराब जी, लेकिन दोनों की औलाद नहीं थी। और नवल टाटा के, रतन टाटा और जिमी टाटा, वो दोनों बच्चे उसके हुए। उसके साथ उसके फादर नवल की डाइवोर्स हो गए थे, दूसरी शादी की। उसके ये नोएल हो गया। नोएल के नोएल के 3 बच्चे हैं। एक नेविल। नेविल, माया और ऐसा 3 है। और एक लड़का, 2 लड़की। नेविल ने किर्लोस्कर की बेटी से शादी की है। लेकिन उसकी जो 2 बहन है, एक 34 ईयर्स की 36 ईयर की है, दूसरी 32 ईयर्स की है। दोनों ने शादी नहीं की। इतने खुद रतन टाटा ने भी शादी नहीं की थी। रतन टाटा नहीं तो आप हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं। वो पूरा सोशल मीडिया पे आज यही चलता है कि 4 बार उसकी शादी का हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके नसीब में नहीं होगा। कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन जाता था कि वो शादी नहीं कर पाए। अगर शादी कर पाते और बच्चे पैदा होते तो और बात होती। कैसे भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक तरफ पारसी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन है, दूसरी तरफ चुनौती, एक बड़ी चुनौती ये है कि आबादी लगातार गिर रही है। दूसरा ये है कि अगर ये आबादी गिर रही है तो फिर जो है सो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूँ कि आखिर पारसी समुदाय के डीएनए में ऐसा क्या है कि ये भारत की सबसे छोटी कम्युनिटी है। एक तरह से भारत की एक्चुअल माइनॉरिटी यही है, जिसकी तादाद आपने कहा कि आज की तारीख में 50,000 भी नहीं है, 50,000 से भी कम हो चुकी है। आप नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं। पारसी कम्युनिटी के डीएनए में ऐसा क्या है कि इसका कंट्रीब्यूशन जो है, चाहे राष्ट्र के विकास में हो, डिफेंस में हो, साइंटिफिक रिसर्च में हो, सब में एग्जाम्पलरी है। क्या इससे जो है दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं, चूंकि इस देश में जो एक क्लास भी देखने को मिलता है, कई सारी कम्युनिटीज, कई सारे कम्युनल फ्रिक्शंस ये होते हैं। ये कम्युनिटी ईरान छोड़ के आई और इसने इस देश को पूरी तरीके से अपना लिया और इस देश की ग्रोथ में अपना पूर्ण योगदान दिया हर तरीके से। क्या इससे सीख ले सकती हैं बाकी कम्युनिटीज, और आखिर इस कम्युनिटी के डीएनए में ये चीज कैसे आई? क्या इसकी भी कोई इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है? जो ज़ोरास्ट्रियन जो सिविलाइजेशन है, वो करीब 6000 ईयर्स ओल्ड है। और वो जो ईरान में पहले कई ऐसी योजनाएं बनाई गई थी, वो जो जो आप क्या बोलते हैं कि जो सोचने की शक्ति होती है, अपनाने की शक्ति होती है, काम करने की धगस होती है, वो सब वहाँ से ही बहुत ज़्यादा थी। और सिविलाइजेशन से और बहुत सारे आगे थे। फॉर द एग्जाम्पल कि जो चैनल बोलता है, नहर बोलता है, वो तो करीब 2000 साल पहले उसने बना दी थी। एग्रीकल्चर में भी बहुत आगे थे। मेहनतू प्रजाति जब भारत में आई, कोई भी कम्युनिटी हो कि जो निराश्रित तरीके आती है, तो उसमें ज़्यादा काम करने की धगस होती है कि उसको करना ही पड़ता है। तो जब वो पहले भारत में आई, तो इसने
एग्रीकल्चर फील्ड पसंद किया और एग्रीकल्चर फील्ड में भी रिवॉल्यूशन लाया। नई नई करते रही, वहाँ की टेक्निक थी, उससे बढ़ कर गए। फिर बाद में एजुकेशन के ऊपर उसने ध्यान रखा। आप देखो कि पारसी कम्युनिटी 100% लिटरेट है, तो वो तो कई वर्षों से चला आता था। फिर जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो इंग्लिश पढ़ने का मौका मिला, अंग्रेजों के साथ मिलने का मौका होगा। वो जो पहले गुजरात में बड़े हुए थे, तो वो माइग्रेट होके बम्बई आ गए, बम्बई अंग्रेजों के साथ मिक्स हो गए, एजुकेशन अच्छा मिला। तो आप देखो कि मेडिकल कॉलेज में पहला बैच सभी पारसी डॉक्टर्स का पैदा हुआ, बड़े बड़े लॉयर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। इसी तरह जो एजुकेशन का जो था, इसकी वजह से पारसी कम्युनिटी ऊपर आई। और वो स्किल वर्कर्स भी थे। वाडियाज है, वाडियाज के फोर फादर्स वो शिप बनाते थे, शिप बिल्डर्स थे। वो बम्बई की जो गोडी बोलता है, वो भी वाडिया ने बनाई थी। तो वो सूरत के थे, और सूरत में जहाज बनाते थे। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो उसने देखा कि भाई इतना अच्छा जहाज तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है, तो इसको सूरत से बम्बई ले गए और बम्बई में जहाजवाड़ा बनाया, और वहाँ से उसके वाहन बनाते हैं, तो वाडिया सरनेम हो गई। फिर बाद में भी उसने डाइवर्सिफाई किया और बहुत सारे बिजनेस के अंदर आज भी वाडिया ग्रुप है, नस्ली वाडिया है, नेस वाडिया है, वो वाडिया ग्रुप भी है। तो इसी तरह से वो स्किल वर्कर्स में थे आया, स्किल जो कारपेंटर थे उसमें से ऊपर आए, उसको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली। अभी जो जमशेदपुर है वह पहले सांची नाम से था, और वहाँ पे आयरन ओर थी। आयरन ओर ढूंढने के लिए जमशेद जी खुद और अपने बेटे के साथ हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर घूमते रहते थे। तो किसी ने बताया कि यहाँ पे आयरन ओर है, तो उस जगह पे पसंद की, और वो सांची का नाम सरकार ने ही जमशेदपुर रख दिया। वो जमशेदपुर भी है, और रेलवे स्टेशन है वो टाटा नगर है। तो ये एक नवसारी का छोटा पारसी से नाम से, वो पहले तो राजा महाराजा के नाम से होते थे, तो एक पारसी के नाम से ये एक शहर बन गया। और जमशेदपुर आज पूरी दुनिया में, वो आज तो झारखंड में है, तो पूरी दुनिया में, विश्व में। और दूसरा जो उसका असूल था कि जो कुछ भी प्रोडक्शन हो वो परफेक्ट होना चाहिए, और उसमें कोई मिलावट कुछ भी होनी नहीं चाहिए। तो टाटा आज ऑनेस्टी का सिंबल बन गया। टाटा की कोई भी चीज़ है तो वो गारंटी के साथ कोई भी ले लेता है। वो चाहे ट्रक हो, चाहे वो सॉल्ट हो, आप देखो कि सॉल्ट भी वो बनाते हैं, आयरन भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। लेकिन मैंने एक बार और भी बताई थी पहले कि टाटा हैज़ प्रोड्यूस्ड लैक्स ऑफ टन of iron but failed to produce a single child। लाखों टन आयरन बना दिया, कुछ बना दिया, पोलाद बना दिया, लेकिन एक बच्चा पैदा नहीं कर सका। वो कुदरती है कि वो तो क्या है कि वो काम में इतने लगे रहते थे कि वो बच्चे पैदा को सोचता ही नहीं था। कुछ भी कारण होगा, तो ये कुदरत की कुछ और है। मुझे लगता है यही कम्युनिटी के सामने चैलेंज भी है कि जो है आप बड़े बड़े अचीवमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन आप अपनी पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देते, आप शादी तक नहीं करते। हाँ, आप शादी करेंगे वो भी तो इसके काफी लिए लेट करेंगे। विलिंगनेस तो होनी चाहिए ना। अगर विलिंगनेस ही नहीं होगे तो आबादी कैसे बढ़ेगी। मुझे जो आप जिस नौसारी से आते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था, सारी जो है यह ईरान का एक प्राचीन शहर है, और चूंकि सारी एक समय ईरान की राजधानी भी थी, और जब पारसी जो आपने खुद बताया, जब संजान से नौसारी आया, उस समय वो नौसारी नहीं था क्योंकि नौसारी तो पारसियों ने बसाया, उस समय जो है सो ये नागमंडल होता था। तो उस सारी की याद में, चूंकि उस सारी की क्लाइमेट, वो सारी आज भी एग्जिस्ट करती है ईरान में, उस सारी की क्लाइमेट और ये जो जगह थी, दोनों के क्लाइमेट मैच करते थे, इसलिए उन्होंने नौसारी कहा, नया सारी। ये नौसारी में आज जो पारसियों की आबादी है वो श्रिंक तो कर ही रही है, देश के दूसरे हिस्सों में भी लगातार श्रिंक कर रही है। लेकिन जब ये आए थे, जो उस समय की परिस्थिति थी,
खासतौर पे जब हम लोग कहते हैं कि भाई पहले दीव आए फिर वहां से संजान आए, चूंकि ईरान में जब इस्लाम आया और फिर इस्लाम की वजह से लोगों को परेशानी हुई, खासतौर पे जो पारसी समुदाय के लोग थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी वहां के राजा की बताते हैं, और शायद वही पारसियों का मूल कैरेक्टर भी है कि कैसे समाज और देश में घुल मिल जाना। जो जाडी राजा की कहानी है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, और फिर कैसे उनको जो है कन्विंस किया गया। ये कहानी जो है कहाँ से निकल कर आई है, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकें। मैंने पहले ही बताया कि जो कम्युनिटी की जो सोचने की जो तरीका था वो बहुत अलग था। तो उसको एसएलएम तो चाहिए था, शरणागति तो चाहिए थी। इसके लिए जगह-जगह पे घूमते थे। यहाँ पे संजान पे आ गए। तो संजान का हिंदू राजा था जयदेव, जिसको अपभ्रंश होके वो जाडे राणा पारसी, उसका नाम है जयदेव बोलता है। तो उसने देखा कि उन लोगों की जो शरीर के कद होता है वो पारसी और वो परछन थे पहले, 6 फीट ऊंचा और बॉडी वाला। ऐसे के लोग यहाँ पे आए तो शुरुआत में तो थोड़ी शंका भी हुई। जब वो राजा के पास गए और आश्रय की मांगनी की, तभी राजा ने सोच के मैं सोच के आपको बताऊंगा। और सोचने के बाद उसने बताया कि उसकी जो अक्ल है उसकी टेस्ट ली जाए। तो उसने एक प्याला में पूरा भर दिया दूध से, और वो जो हाई प्रीस्ट था उसके पास लेके गया। तो वो समझ गया कि राजा क्या कहना चाहते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, ये प्याला लेके मैं राजा के पास जाऊंगा। और उसने अंदर शुगर डाल दी। अगर आप देख सकते हैं कि अगर पूरा भरा भी होता है, पूरा छलक जाता है, लेकिन अगर शुगर डालोगे तो शुगर अंदर चली जाती है। तो वो मिल्क में शुगर वो बोलते हैं। तो शुगर से दूध भी मीठा हो गया। और राजा को बताया कि जिस तरह ये शुगर मिल्क में चली गई, उसी तरह हम लोग भी इसमें मिल जाएंगे। फिर राजा ने कुछ शर्त की कि अगर यहाँ रहना हो तो यहाँ का परिधान करना पड़ेगा। आप धर्म के किसी को धर्म में परिवर्तन नहीं कराओगे। अपना जो धर्म है वो चार दीवार के बीच में करोगे। किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी के साथ ये नहीं करेंगे। जो शादी होती है, हमारी पारसियों में शादी होती है, तो उसमें संस्कृत श्लोक भी बोले जाते हैं। 16 संस्कृत के श्लोक है, वो शादी के समय बोले जाते हैं। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको एडोप्ट करना होगा। तो हमारी गुजराती लैंग्वेज हमने एडोप्ट कर दी। तो यहाँ की जो रीत रिवाज थे वो सब हमने एक्सपेक्ट कर दिए। तो वो जो जिसी तरह मिल्क में शुगर फिर गई, इसी तरह सभी पारसी भारतवर्ष में आ गए। आपने पहले ही बताया कि भाई कितने क्षेत्र में है, कि भाई आरोग्य क्षेत्र में है, कई डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, डिफेंस में है, ये कितने सारे। आप तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ को भी जानते हैं। और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल भी होते गए, एयर चीफ मार्शल, इंजीनियर मीनू इंजीनियर हो गए, और ईरानी मीनू इंजीनियर ईरानी हो गए। और खुद एविएशन भी जो बनाया है गुजरात, अरे भारत में एविएशन भी किसने चालू किया था? जे आर डी टाटा ने। और लाइसेंस नंबर 1 पायलट का वो भी जे आर डी टाटा के नाम से है। तो ये इससे तो कुछ कई सारे उद्योग और कई सारे जो टाटा ने ही शुरू किए थे, और पारसियों ने भी शुरू किए थे। तो ये यहाँ की प्रजा भी देख रही है कि भाई इतनी छोटी कम्युनिटी है, लेकिन इतना प्रदान कितना बड़ा है, वो सभी देख रहे हैं। और अपना पीएम साहब भी वही सबके साथ बताते हैं, सबको बताते हैं कि देखो ये इतनी छोटी कम्युनिटी है, इसका प्रदान देखो। तो वो है। तो ये जो वजह है कि जो पारसी वर्ग जो होते हैं, किसी को हेल्प करने का भी वो तैयार हो जाते हैं, किसी को मदद करना भी है। देश को जब तकलीफ होती है तो भी सामने आ जाते थे। वो कोरोना के समय भी आपने देखा होगा कि 1500 करोड़ रुपया तो पहले ही रतन टाटा ने दे थी है। और जो पूना वाला जो
वैक्सीन बनाते हैं, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला भी तो पारसी है। उसने भी कंसेशनल रेट से वैक्सीन भी दी गई थी। तो देश के ऊपर जब भी आफत आती है तो पारसी लोग पहले ही आ जाते हैं। डिफेंस की बात हो, कुछ भी बात हो, कुछ भी हो, आसमानी सुल्तानी हो, कुछ भी हो, पारसी आगे आ जाते हैं और करते हो जाते हैं। ये मुझे बताइए कि पारसी जो आए वो ईरान से आए, जाहिर है उसको फारस भी एक समय कहा जाता था और प्रसा भी था, इसलिए पारसी नाम भी है। आज ईरान की जो स्थिति है, क्या वहाँ कुछ पारसी बच गए हैं? और ईरान में जो ये कल्चर है, जो कि होता है कि आप अपना धर्म बदल लेते हैं, संस्कृति जल्दी चेंज नहीं करते। जैसे कि आज भी अगर इंडोनेशिया में जाएं तो एक समय वहाँ पर हिंदू वैल्यू सिस्टम काफ़ी था। आज भी इंडोनेशिया की रामायण बहुत मशहूर है। क्या अब ईरान में खासतौर पे आयतुल्लाह खुमैनी ने जो वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन किया और जिसके बाद से जो है वहाँ पर काफ़ी अधिक रेडिकलिज्म बढ़ा, अब भी कुछ पारसी एलिमेंट्स बच गए हैं उस ईरान में या नहीं? पहली बात आप ईरान के पारसी पॉपुलेशन के बारे में कहिए। तो पहले तो जोरास्ट्रियन जो बोलते हैं, जरथोस्ती धर्म, वो पूरा देश जरथोस्ती धर्म का था। और जरथोस्ती धर्म सिर्फ ईरान में नहीं, ईरान से आगे अज़रबैजान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, इराक, वो सभी जगह पे जोरास्ट्रियन धर्म थे। और उसका जो स्थापत्य है वो बहुत पुराना है, 3000 साल, 4000 साल। ईरान में पर्सीपोलिस करके है। पर्सीपोलिस बहुत प्लेस है, वो पैलेस था, वो राजा का पैलेस, वो पत्थर से बना हुआ था। लेकिन वो जो मुस्लिम जब अरब लोगों ने जो उसके ऊपर हमला किया, तभी वो लोग आइडल्स को तोड़ देते हैं। तो कई सारी मूर्तियाँ, कई सारा जो मॉन्यूमेंट्स, सब कुछ थे, बहुत था। वो फोर्ट बनाया था, कुछ भी बनाया था, वो सिंबल था, सब कुछ था, वो उसको तोड़ने लगे। लेकिन रूइंस बच गए। पर कुछ साल पहले एक जर्मन साइंटिस्ट और वो जो पुरातत्ववादी थे, वो ईरान में आए थे और उसने सरकार को बताया कि ये एक तो आपके लिए एक ज्वेलर है, ये तो ज्वेल है, ये इतनी पुरानी संस्कृति और इतने पुराने स्कल्पचर कहाँ पर भी है ही नहीं, उसको तो रिवाइव करना चाहिए। तो उसको रिवाइव भी कर दिया। अभी भी आप देखोगे, मैं तो कुछ साल पहले ईरान जाके भी आया हूँ, वहाँ पे वो जो पर्सिपोलिस है उसको रिवाइव करके पहले जो 3000 साल पहले का था ऐसा ही बना दिया। तो वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी लगने लगे। वो पूरे विश्व में से ये देखने के लिए सब लोग आते हैं, टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिल गया। और जो वहाँ की जो प्रजा है वो बोलती है कि हम धर्म से मुस्लिम है, लेकिन हमारा कल्चर तो यही है, पारसी कल्चर है, जोरस्तन कल्चर है। जो पारसियों का नवा नया वर्ष होता है, जमशेदी नवरोज, तो जो जमशेदी नवरोज का उस उत्सव वो बैंड है। लेकिन वो लोग बैंड होने की वजूद भी वो तो ऐसे ही बोलता है कि यही हमारा नया साल है, हम तो उसके फेस्टिवल को बनाएंगे ही। तो कुछ भी कोई नहीं करता। तो ये जो जमशेदी नवरोज़ है वो ईरान में, अफ़गानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, अज़रबैजान में, बहुत सारे एरिया में पूरा वो पारसी न्यू ईयर ही वहाँ फेस्टिवल के रूप में जाते हैं। तो आज भी वो चलता रहे कि कोई भी संस्कृति हो, उसको जो धर्म परिवर्तन एक बार कर दिया, लेकिन जो उसके अंदर जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स कभी नहीं बदलते। इसी तरह आप ईरान में भी देखोगे तो वो लोग अंदर से तो ऐसा ही मानता है कि हमारा जो कल्चर है वो तो पुराना कल्चर वही था, वही है, तो उसकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो वहाँ पर भी ऐसा है। वहाँ से जो क्या हुआ था कि जो 1979 में मुस्लिम जो इस्लाम एडॉप्ट कर दिया, आयतुल्लाह खोमेनी आया, तब से वहाँ के वो सब रिस्ट्रिक्शन आ गए। वो पहले तो आप देखो तो फ्रीली सब घूमते थे। वो स्त्री हो, पुरुष हो, सभी जो पूरी विश्व में जो चलता था वही वहाँ चलता था। लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्शन आ गए, पर्दा आ गया, बुर्का आ गया, नकाब आ गया। तो ये कल्चर में सूट नहीं हुए पारसी। तो वो टाइम भी करीब 1 लाख जोरास्ट्रियंस बच गए थे। वो
छुपके से वो अपना धर्म अपना रहे थे। वो बाहर से दिखाते कि हम इस्लाम है, लेकिन अंदर से वो ज़ोरास्ट्रियन थे। लेकिन अभी देखा कि यहाँ रहने में कुछ मज़ा नहीं है, तो धीरे धीरे माइग्रेट होते एसाइलम लेके यूरोपियन कंट्रीज में, यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे माइग्रेट हो गए। तो ईरान का जो जोरास्ट्रियन पॉपुलेशन था वो यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड हो गया। और जो संस्कृति की बात करें तो ईरान में रह गए जो पारसी जरदोस्ती थे, इसके राइटुल्स थोड़ा यहाँ से अलग भी है कि यहाँ तो हमने कई राइटुल्स ऐसे थे कि हिंदू धर्म में से भी अपना लिया था, वहाँ पे थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिकली इट इज़ ये। तो अभी जो पूरे विश्व में ईरान के लोग जो बस गए, तो ज़ोरास्ट्रियन जो बताते हैं तो इसको एसएलएम मिल जाता था। तो इसीलिए ईरान से बहुत सारी बस्ती ये कंट्रीज में भी हो गई। और ये जो भारत से गए ईरानी पारसी, वहाँ के पारसी सब ये वहाँ यूनाइट भी हो गए। तो कई सारे देश ऐसे हैं कि वहाँ पारसी यूनाइट भी हो गए। तो करीब यूएसए में करीब 15,000 हो गए, ऑस्ट्रेलिया में करीब 5,000 हो गए, सबसे ज़्यादा कनाडा में है, वहाँ 12-15,000 हो गए। तो यहाँ से जो पॉपुलेशन था तो वह वहाँ थोड़ा होगा। ये बताइए, लोगों की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है इस कम्युनिटी के बारे में, चूंकि ओब्वियसली जो जिस तरह का कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह का नेचर है, अगर डिस्टिंक्ट फीचर अगर हम कहें इस कम्युनिटी के, जो सोशल प्रैक्टिसेज हैं, जैसे कि मान लीजिए हिंदुइज्म के अंदर जो तमाम संस्कारों की हम बात करते हैं, पारसियों के मेजर संस्कार क्या हैं? जो अगियारी है उसकी क्या भूमिका होती है, जो लाइफ साइकिल जो चलती है? जो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं, सिर्फ अग्नि की नहीं, जो पंच महाभूत बोलते हैं ना, अब हिंदू धर्म में जो पंच महाभूत, उसमें सूर्य भी आता है, चंद्र भी आता है, पानी भी आता है, जमीन भी आती है और अग्नि भी आती है, वो पंच महाभूत हुए। तो ये सभी नेचर जो कुदरती है उसकी पूजा होती है। तो अग्नि की पूजा क्यों शुरू हुई? तो जो 3,000 साल 5,000 साल पहले ईरान की जो बात करें, तो जहाँ से ये उद्भव हुआ, तो अग्नि की पूजा करने के लिए उसके पास रीज़न था। तो अग्नि एक ऐसी वस्तु है कि वो गर्मी देती है, ऊर्जा देती है। जब उसको खाना पकाना है तो उसके ऊपर कर सकते हैं, पकाने के लिए अग्नि चाहिए, फिर रोशनी के लिए अग्नि चाहिए। तो ये अग्नि का गुण हुआ, तो अग्नि की पूजा होने लगी। तो पानी तो चाहिए, तो जल की पूजा, वो जल आवा बोलते हैं, आवा अर्दिविसुरबानु, वो जो आपकी गॉडेस होती है ना, तो इसी तरह पानी की गॉडेस है। सूर्य की पूजा होती है, सुबह शाम पारसी सूर्य की पूजा करते हैं। सब ऊपर आता है सूर्य तब भी पूजा करते हैं, सब नीचे जाते हैं तब भी पूजा करते हैं। रात को अंधेरे में चंद्र की छाया मिलती है तो चंद्र की भी पूजा करते हैं। तो इसी तरह जो पंच महाभूत है सबकी पूजा होती है। आप ये बताएं कि जो जैसे कि कुछ रस्म जैसे कि है, जैसे कि जनेऊ संस्कार जो है हिंदुओं में होते हैं, इसी तरीके से जो है पारसियों में भी कुछ संस्कार होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में होते हैं। क्या वो अब भी कम्युनिटी उसको फॉलो कर रही है, या फिर जो जिस तरीके से मॉडर्निज्म है, जिस तरीके से माइग्रेट कर रहे हैं लोग, उसमें लोग उन संस्कारों को भूल रहे हैं? 100% अभी भी चालू है। वो जो संस्कार पारसी धर्म में दाखिल किसको पारसी बोला जाता, जरदोस्ती बोला जाता है, जिसकी नवजोत बोलते हैं, जो संस्कार का जो करते हैं जनोई देते हैं, उसी तरफ जनोई पारसी वो पुरुष और स्त्री दोनों को देते हैं। बच्चा मेल और फीमेल दोनों की नवजोत देते हैं। करीब 7 साल से 10 साल के बीच में वो संस्कार दिया जाता है। तो उसमें जो हमारा प्रीस्ट होता है, वो प्रीस्ट उसको वो जो हमारे वो जो परिधान है वो परिधान कराते हैं। और जो दौड़ा जो अब जनोई का है उसको कुश्ती बोला जाता था, वो दिया जाए और उसको विधि
करके जरथोस्ती धर्म में दाखिल करते हैं। अगर किसी की वो जो नवजोत नहीं हुई तो वो जरथोस्ती नहीं है। जब भी नवजोत होती है तो ही, लेकिन नवजोत किसकी होती है मैंने आगे भी बताया कि जो पारसी पुरुष और पारसी स्त्री का बच्चा होता है उसके नवजोत होती थी पहले, और बाद में जो लॉ आ गया तो पारसी पुरुष और अन्य स्त्री के साथ जो शादी हुई है इसके बच्चे की भी नवजोत होने लगी है। पर अभी भी जो अगर कोई स्त्री कोई अन्य कौम के बच्चे से शादी करी होती तो इसके बच्चे को ये संस्कार नहीं दिया जाता। तो इसी तरह जो पुरातन साल से ये जो विधि चली आती है आज भी वो चालू हुई है। आप नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरपर्सन हैं। इस कम्युनिटी के नंबर्स की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि 50,000 से भी कम संख्या इस देश में रह गई है। एक तरफ कई सारी दूसरी माइनॉरिटीज हैं जिनके बढ़ते हुए पॉपुलेशन को लेकर चिंता होती है, एक तरफ ये माइनॉरिटी है जो कि इस कंट्री से कुछ लेती नहीं है, सब कुछ अपना दे देती है। ये इस सिचुएशन को कैसे डील करेगी ये कम्युनिटी? खासतौर पर जब रतन टाटा गए हैं, इस कम्युनिटी की तरफ फिर से लोगों का ध्यान गया है, फिर से जो आम आदमी है देश के किसी भी हिस्से में बसता हो उसको पारसी कम्युनिटी के बारे में जानने की उत्कंठा रहती है। ये कम्युनिटी अपने को कैसे बचा पाएगी इस देश में अगर इसी तरीके से इसका पॉपुलेशन श्रिंक होता रहे तो? वो जो सवाल है इसका जवाब देना बहुत कठिन है। वो जो हमारे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन जो फिगर्स देखा जाए तो फिगर्स तो कम होते चले। जब 1 लाख थे फिगर्स तब भी ऐसा ही बोलता था कि हम घटेंगे नहीं, 50,000 पे आएंगे। आज भी बोलता है कि भाई हमारी कम्युनिटी अभी 25 पे आ जाएंगे, 10,000 पे भी आ जाएंगे, और एक ही बात करेंगे हम लोग पूरे होने वाले नहीं है। कहाँ से कुछ होगा? वो कुदरत का जो करिश्मा है वो कुछ होगा तो बढ़ेंगे भी। पारसी समुदाय के साथ एक और चीज जो जुड़ी थी, पारसी कम्युनिटी का सिनेमा में काफी कंट्रीब्यूशन रहा, पारसी थिएटर। पारसी थिएटर भी भारती धीरे ने तो धीरे शुरुआत की थी, जी खत्म होने की अनेसार कगार पर है, ईरानी और ने मुझे तो लगता है कि शुरुआत एक की पारसी थी। थिएटर का बड़ा मशहूर प्ले है छिल्लो पारसी। वो जो दर्द है वो लगता है वो जो फियर है वो कहीं वो रियल खतरा आप देख रहे हैं कि कहीं पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट ही ना हो जाए इंडिया से ये कम्युनिटी। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी हमारे यहाँ एक नाटक बनाया है, नाटक में उसका टाइटल है छेल्लो पारसी, मैं उसी की बात कर रहा लास्ट था। पारसी। लास्ट पारसी है तो चल ऐसा रह जाता है कि कितने साल, 100-200 साल के बाद सिर्फ 2 पारसी पृथ्वी के ऊपर रह गए, और उसको दोनों में से लास्ट कौन बनेगा? तो इसके लिए वो दोनों के बीच कंपटीशन होता है। तो लेकिन बाद में वो समझ जाता है और वो बेच जाता है कि नहीं, हम प्रयत्न करेंगे, हम वापस ऊपर आएंगे। वो इसकी थीम थी। तो यही थीम लगा रहे हैं कि कुछ भी होगा, करिश्मा होगा और हमारी बस्ती जरूर बढ़ती रहेगी। हम प्रयत्न करेंगे, वापस आएंगे, यह जो है मूल स्वभाव है। और यही वजह है कि कम्युनिटी जो कि ईरान से जिसको 8वीं 9वीं सदी में निकलना पड़ा, उसने इस देश में आकर, भारत में आकर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिस कंट्रीब्यूशन को हम कई सारे नामों के जरिए जो है याद करते हैं, जिसको याद करने का मौजूदा समय रतन टाटा की विदाई की वजह से है। रतन टाटा नहीं रहे हैं, इसलिए इस कम्युनिटी की चर्चा हो रही है, जिसका कंट्रीब्यूशन, जिसके नंबर्स काफी कम है लेकिन जिसका कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। और ये कम्युनिटी जो है समाज के तमाम हिस्सों में अपना योगदान लगातार देती आ रही है, जिसकी मिसाल टाटा ग्रुप के तमाम कार्य हैं जो कि टाटा ट्रस्ट के जरिए होते हैं, या पारसी कम्युनिटी के अंदर जो बाकी हाउसेज हैं, जो बाकी सामाजिक संस्थाएं हैं। और ऐसे में जो है एकमात्र ये माइनॉरिटी है इस देश की जिसको लेकर किसी के मन में कोई फियर नहीं रहता, बल्कि इसको हर आदमी प्रेम करता है इस देश का। धन्यवाद।